हेलो। यस। सीक्वेंस अगर सही सीक्वेंस रखो तो अच्छी बात है, अगर ऊपर नीचे सीक्वेंस होगा तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसका मैटर नहीं है। चलो ठीक है, नंबरिंग नंबरिंग प्रॉपर करना, लेकिन अगर नंबरिंग गलत करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। हाँ, नंबरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है। चलो, उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है। हाँ, आपको भी न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स तैयार करके रखो। फिजिक्स का पेपर है तो न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि बायो का पेपर है थ्योरी थोड़ी आएगी, न्यूमेरिकल्स थ्योरी दोनों आएंगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ वो एक बार प्रैक्टिस आप एक बार कर लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मुझे कितना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ना। हाँ, उससे आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि आप टॉपिक वाइज उस चैप्टर के क्वेश्चंस देखो सैम्पल पेपर में से, और देख लो कौन कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। अपने वीक सेक्शंस को आइडेंटिफाई कर लो और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो। ये पेपर आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने वीक पॉइंट्स खुद आइडेंटिफाई करो और उस पर वर्कआउट करके उसको स्ट्रॉन्ग कर दो, तो ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, इस तरह से आप उसको सैम्पल पेपर को इस तरह से एनालाइज करके चलना। चलो अटेंडेंस लेते बेटा पहले। किरमी, एंजल, अनिरुद्ध, प्रेजेंट, ध्रुव, प्रियंका, प्रेजेंट सर। पूजा, प्रेजेंट सर। भूमिका, प्रेजेंट सर। मितेश, प्रेजेंट सर, साहिल, प्रेजेंट सर, स्टेफी, प्रेजेंट सर। ओम पटेल। प्रेजेंट, क्या बात है, आज तो मज़ा आ गया, इतनी जोश में सब लोग मीटिंग में, मज़ा आ रहा है। केशवी राणा, कृपल गामित, प्रेजेंट सर, दर्शनिका, प्रेजेंट सर। टिशा, प्रेजेंट सर। दर्शित, प्रेजेंट, वंश, प्रेजेंट सर, मयूर, खुशबू, प्रेजेंट सर। निराली, प्रेजेंट सर। लीजा, तनुश्री, प्रेजेंट सर। दीप चौधरी, प्रेजेंट, तन्वी, शिवानी, प्रेजेंट सर। कैनिल, प्रेजेंट, संजो, अदिति, जील, चलो और सबका अटेंडेंस हो गया। एंजल इज प्रेजेंट, ओके, एंजल का प्रेजेंट कर दो भाई। और कौन रह गया? एनीबडी एल्स? मयूर मराठे, चलो मयूर मराठे को भी प्रेजेंट कर दिया।
चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, वैसे ही बहुत टाइम निकल गया। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें सब बच्चों का आंसर ना बहुत अलग अलग आ रहा था, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्यों ऐसी दिक्कत आ रही थी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक बार फिर से उस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। कल जो क्वेश्चन आपको दिया था, ये कैपेसिटर आपको इस तरह से कनेक्टेड दिए हुए थे, है ना, इसमें हर बच्चे का आंसर अलग अलग आ रहा था। तो एक बार इसको मैंने एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत बच्चों का कल मैसेज आया था, सर इसमें ना आंसर बहुत वेरी हो रहा है, एक बार आप फिर से बता देना। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, एक बार डिस्कस कर लेंगे, अगर आंसर में ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है फिर एक बार और इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस तरह का आपको नेटवर्क दिया हुआ था, ठीक है, और आपको कैपेसिटेंस निकालना था इस और इस पॉइंट के बीच में। ये आपको ए पॉइंट दिया हुआ था और ये आपको बी पॉइंट दिया हुआ था। दिस इज़ योर कैपेसिटर C1, दिस इज़ योर C1, दिस इज़ योर C2, दिस इज़ योर C2, दिस इज़ योर C1 एंड C1, ठीक है। चलो C1 का वैल्यू हमें गिवन था विच इज़ 3 पिकोफैरेड। C1 का वैल्यू कितना गिवन था? 3 पिकोफैरेड के बराबर। और C2 का वैल्यू कितना गिवन था? 2 पिकोफैरेड के बराबर, ठीक है। C1 और C2 का वैल्यू हमें गिवन था। अब हमें नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना था इसका, उसके अबाउट, ए और बी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ आ गया था ना? हाँ, एक बार हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें आंसर सबके बहुत अलग अलग आ रहे थे, उल्टे सीधे आंसर आ रहे थे। एक बार इसको फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इधर मैंने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी इस ए और बी के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल आपका V है और यहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया। बड़े ध्यान से इसको एनालाइज करते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे आपकी कुछ करंट फ्लो हो रही है ना, यहाँ पे आपका कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, बैटरी है तो यहाँ से आपकी करंट निकलेगी, है ना, मतलब करंट आपकी फ्लो हो रही है, मतलब चार्ज भी आपका फ्लो हो रहा है, कह सकता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे भी कुछ फ्लो होगा। अच्छा, यहाँ पे आपका जो चार्ज होगा वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। बिल्कुल हम वही फंडामेंटल से चल रहे हैं। यहाँ पे आपका सपोज करो Q चार्ज गया, तो यहाँ पे आपका अगर चार्ज चला गया Q1, तो यहाँ पे कितना चार्ज जाएगा? Q माइनस Q1 जाएगा, ठीक है। फिर वो वाला चार्ज आपका यहाँ पे रोटेट हो गए, फिर से यहाँ पे आके मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका वापस कितना चार्ज चला जाएगा? Q चार्ज चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका चार्ज का फ्लो होगा। करंट का भी फ्लो जैसे होगा वैसे ही आपका चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है। जिस तरह से आपका करंट का फ्लो होता है वैसे ही आपका चार्ज का फ्लो होगा। इतनी बात सबको समझ आई? बहुत बेसिक से अपन इसको देख लेते हैं एक बार फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने चार्ज का फ्लो निकाल दिया हर एक पॉइंट पे। अब आप देखो कि ये वाले जो 3 कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2 एंड कैपेसिटर C1, इन 3 कैपेसिटर के अक्रॉस आपका चार्ज का वैल्यू सेम है, दैट इज़ Q माइनस Q1। यहाँ भी आपका चार्ज कितना है? Q माइनस Q1, और यहाँ भी आपका चार्ज कितना है? Q माइनस Q1। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाले जो 3 कैपेसिटर है आपके, ये आपके सीरीज़ में कनेक्टेड है, क्योंकि इनके अक्रॉस आपका चार्ज का वैल्यू सेम है। ये 3 कैपेसिटर्स आपके किस में कनेक्टेड है? सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। ये 3 कैपेसिटर्स आपके सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो पहले आप इन तीनों को सॉल्व कर लो। सीरीज़ में आप पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका इक्विवेलेंट C कितना हो जाएगा? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। और इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा? 3 और 2 का 6 आ जाएगा। तो दिस विल बी योर 2 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। 3 2 5 और 2 7, मतलब 1/C का वैल्यू आ गया आपका 7/6। तो C का वैल्यू हो जाएगा आपका 6/7, ठीक है। C का वैल्यू आपका हो गया 6/7। ये किसका इक्विवेलेंट आया आपका? ये 3 कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट हमने निकाला, ठीक है। C1, C2 और C1, इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया? 6/7 पिकोफैरेड के बराबर। अब मैं सर्किट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो मेरा सर्किट देखो, इन तीनों को रिप्लेस करके मैं एक कैपेसिटर लगा सकता हूँ, है ना।
सर्किट को फिर से बना के देखो, ये आपका सर्किट था, यहाँ पे आपका एक कैपेसिटर था, यहाँ पे आपका एक कैपेसिटर था, ये आपका ए पॉइंट था और ये आपका बी पॉइंट था। अब वो तीनों को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया और मैंने उनकी जगह पे एक कैपेसिटर डाल दिया सी का। ठीक है, तीनों को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया ना, ये वाली पूरी चेन को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया और उसकी जगह पे मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया सी का, और सी का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया विच इज़ योर 6/7। सी का वैल्यू कितना है 6/7। यहाँ पे आपका C2 है, यहाँ पे आपका C1 है और यहाँ पे भी आपका C1 है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसा ही है ना, यहाँ पे आपका चार्ज, ये बैटरी आपकी यहाँ पे कनेक्टेड थी और ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल था, ये आपका ज़ीरो पोटेंशियल। यहाँ से चार्ज Q जा रहा था, यहाँ पे आपका Q1 गया था और यहाँ पे आपका चार्ज Q - Q1 गया था। ठीक है, तो ये चार्ज आपका रिटर्न होके फिर से यहाँ पे कितना हो गया, Q हो गया, इस वाले पोटेंशियल पे वापस आपका Q चार्ज एंटर हो। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखो तो ये वाले दो कैपेसिटर्स जो हैं, है ना, ये वाले जो कैपेसिटर्स जो हैं, ये दो कैपेसिटर्स आपको पैरेलल में दिखाई देंगे, C2 वाला कैपेसिटर और C वाला कैपेसिटर। ये दो कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, इतना सबको समझ आया। ये वाले दो कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में आप सीरीज़ का फॉर्मूला लगाओगे, तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगाओगे तो ये दोनों कैपेसिटर्स आपके ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो, क्योंकि ये दो कैपेसिटर्स पे आपका चार्ज अलग अलग है। देखो, इस पे चार्ज आपका Q - Q1 है, इस पे चार्ज आपका Q1 है, लेकिन दोनों के आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेम है ना, दोनों के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो दोनों कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में हो गए, तो सीरीज़ का इक्वेशन लगा दोगे तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। देखो, C2 का वैल्यू हमें गिवन है 2 पिकोफेरेड, सो 2 में आप 6/7 को ऐड कर दोगे तो C' का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 + 6/7, तो ये हो जाएगा 14 + 6 विच इज़ 20/7 पिकोफेरेड। ठीक है, C' का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/7। अब हमने ये दोनों को भी एनालाइज कर दिया, तो इन दो को हम एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे विच इज़ योर C'। तो वापस आपकी सर्किट आप नहीं बना लोगे, एक बार और इसको रिफाइन कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वापस से एक बार मैं बना देता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो गया आपका, यहाँ पे एक कैपेसिटर हो गया और यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर हो गया। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिफाइन कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आपका एक कैपेसिटर है। ठीक है, और ये आपका फाइनली C' हो गया। ऐसा ही आया ना, देखो ऊपर से चेक कर लो। हाँ, तो ये दोनों को मिला के आपको एक कैपेसिटेंस मिल गया विच इज़ योर C'। ठीक है, तो ये भी आपका C1 है, ये भी आपका C1 है और ये आपका C' हो गया। और C' का वैल्यू कितना है, देखो C' का वैल्यू हो गया आपका 20/7। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 20/7। ठीक है, अब यहाँ से देखो चार्ज वही जा रहा था, Q चार्ज जा रहा था, इसमें भी Q ही चार्ज जाएगा, इसमें भी Q ही जाएगा, इसमें भी Q ही जाएगा, इसमें भी Q ही जाएगा। तो अब देखो तीनों कैपेसिटर्स में आपका चार्ज सेम हो गया। तो अब ये तीन किस में कनेक्टेड हो गए, आपके सीरीज़ में कनेक्टेड हो गए। ये तीन आपके सीरीज़ में कनेक्टेड हो गए। तो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो वापस पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा। अब आपका C इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, 1/C1 + 1/C1 + 1/20/7, मतलब 7/20 हो जाएगा। तो C1 का वैल्यू हमें पता है कितना है। C1 का वैल्यू आप पुट कर लो इक्वेशन से देख के। C1 का वैल्यू जो है आपका है 3 पिकोफेरेड। ठीक है, तो C1 का वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे 3 पिकोफेरेड, तो ये हो जाएगा आपका C1 का वैल्यू इज योर 3 पिकोफेरेड। तो हो गया 1/3 + 1/3 + 7/20। ठीक है, वापस LCM ले लोगे इसका, ये 1/C इक्विवेलेंट होगा ना आपका। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, अब LCM लेके इसको सॉल्व करो, यहाँ से जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। समझ आया? यहाँ से इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ, अब इसको सॉल्व करके बताओ फाइनली जो यहाँ से जो आपका C इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी योर फाइनल कैपेसिटेंस। ठीक है, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है।
इन तीनों को सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आंसर आएगा। 60/61 आ रहा है, चेक करो एक बार। थ्री और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया ना। 320 जाओ प्लस 320 जाओ प्लस 23 जाओ, हाँ 23 जा कितना हो गया, और 7 3 जा 21, ठीक है ना। 61/60 आ जाएगा ना। ठीक है, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। 61/60 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60/61 उसका उल्टा कर दोगे, 60/61 आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हमें सॉल्व करना था इसको, तो स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, सीरीज पैरेलल कनेक्शन देखना पड़ेगा। चलो आगे चलते अब हम। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, आपने पता नहीं ट्राई किया था कि नहीं किया था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, पता नहीं कितने बच्चों ने ट्राई किया। कल मैंने आपको ये होमवर्क के लिए सवाल दिया था, याद है कि नहीं याद है, भूल गए? कल होमवर्क में आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था, कितने बच्चों ने ट्राई किया? 12 माइक्रोफेरेड, दिस इज योर 6 माइक्रोफेरेड, दिस इज योर 6 माइक्रोफेरेड, एंड दिस इज अगेन योर 12 माइक्रोफेरेड। आपको कैपेसिटेंस निकालना था ये पॉइंट के अबाउट और ये पॉइंट के अबाउट, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। ये तो सिंपल सा सवाल दिया था मैंने, पता नहीं आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं किया। बहुत सिंपल सवाल था ये तो। क्या आंसर आया था? जिन्होंने ट्राई किया उनका आंसर निकला था कुछ? यस फोर माइक्रोफेरेड आ रहा था सबका। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। प्रियंका पाटिल ने बिल्कुल सही बताया, मितेश ने भी सही बताया और केशवी राणा ने भी बिल्कुल सही जवाब बताया। इसका आंसर आएगा 4 माइक्रोफेरेड, बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते नए टॉपिक की तरफ, दैट इज योर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सीरीज पैरेलल के सवाल अब आप कर लोगे ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, डाइलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन और कैपेसिटेंस निकालने के क्वेश्चन, ठीक है। इतना पार्ट अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसके बीच में जो एनर्जी स्टोर होगी दो प्लेट्स के बीच में, वो किस फॉर्म में होती है? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है ना। दो कैपेसिटर्स में जो एनर्जी स्टोर होती है, सपोज इसको मैंने दमादम पॉजिटिव चार्ज दे दिया था, बिल्कुल वही है, आपका कंसेप्ट वही रहेगा। पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट को दे दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, ठीक है, फिर इसके आउटर सरफेस को अर्थिंग कर दिया, तो ये आपका कैपेसिटर बन गया। अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में एस्टेब्लिश हुई, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। अब सपोज करो मैं किसी चार्ज को उठा के ला रहा हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। सपोज मैं यहाँ से किसी छोटे से चार्ज को उठा के ला रहा हूँ, DQ चार्ज। DQ चार्ज को मैं यहाँ से उठा के लाऊंगा तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और जितना वर्क डन मैं करूँगा वो सारा का सारा आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो
कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा अगर मुझे एक छोटे से चार्ज को इस पॉइंट से उठा के इस प्लेट पे लेके आना है। सपोज करो मैं ये प्लेट से उठा के चार्ज को इस प्लेट पे ले जा रहा हूँ, तो अगर मुझे इस प्लेट पे चार्ज को लेके जाना है तो मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब वो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, देखो छोटा सा वर्क डन कितना होगा, v इंटू डी क्यू के बराबर होगा, v इंटू डी क्यू के बराबर होगा छोटा सा वर्क डन। अच्छा v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v को मैं लिख सकता हूँ q बाई सी, v को मैं क्या लिख सकता हूँ q बाई सी। तो मेरा टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज मैं कितना ले जाऊंगा, पहले मैं छोटा सा चार्ज ले जा रहा था, टोटल चार्ज मैं ले जाऊंगा फ्रॉम 0 टू q, है ना, कैपिटल Q तक अगर मैं चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा हूँ तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ेगा, q² अपॉन 2c, इतना मेरा वर्क डन हो जाएगा और यही मेरा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विच इज q² अपॉन 2c। सबको समझ आया? अच्छा यहाँ से आप और भी इसके फॉर्मेट्स निकाल सकते हो अलग अलग, जैसे कैपेसिटेंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं q अपॉन v, तो यहाँ से आप q को लिख सकते हो cv, q को अगर आप cv लिखोगे तो ये हो जाएगा cv का होल स्क्वायर अपॉन 2c, और यहाँ से आपको एक नया रिलेशन मिल जाएगा विच इज़ हाफ cv स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका एनर्जी स्टोर्ड हो गया। इसके अलावा एक तीसरा रिलेशन आता है, ये सब रिलेशन एक ही है, दिस इज रिलेशन नंबर 1, दिस इज रिलेशन नंबर 2, ये सब एक ही चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं, दैट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसके अलावा तीसरा एक रिलेशन है जो आप Q और V के टर्म्स में निकाल सकते हो, है ना। मैं C को क्या लिख सकता हूँ, Q बाई V, तो हो जाएगा हाफ इंटू Q बाई V इंटू V स्क्वायर, दैट विल बी और हाफ इंटू Q इंटू V, हाफ इंटू Q इंटू V। तो ये भी आपका एनर्जी स्टोर्ड हो गया। तो एनर्जी स्टोर्ड को रिप्रेजेंट करने के आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये, और तीसरा तरीका ये। ठीक है, तीनों चीज़ें एक ही चीज़ बता रही है। दिस ऑल 3 थिंग्स आर सिनोनिमस। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलो, इतना पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। देखो, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आपको कैपेसिटेंस दिया होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड in capacitor if capacitance of the capacitor is 5 picofarad and potential difference across the plates is equal to 6 volts। ठीक है, आपको बोल दिया गया कि कैपेसिटेंस इतना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स कितना है, 6 वोल्ट है। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो आप कौन सा इक्वेशन लगाओगे, बताओ, विच इक्वेशन यू विल यूज? इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन लगाओगे? यस, हाफ CV स्क्वायर। वेरी गुड, जल्दी से लगाओ हाफ CV स्क्वायर और बताओ कितना एनर्जी स्टोर हुआ। बेटा सिर्फ ये इक्वेशन लगा के आपको सॉल्व करने के 2 नंबर मिलते हैं। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, या फिर 3 मार्क्स में भी कई बार पूछ लेते हैं। तो बच्चों को इक्वेशन याद नहीं आती तो वो ये सॉल्व ही नहीं कर पाते, जबकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर आपको आता हो तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट सबसे ईजी होता है। सिर्फ 2 या 3 लाइन आपको लिखनी होती है और आपको 3 नंबर या 2 नंबर पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ, कितना आंसर आ रहा है? 9 इंटू 10 की पावर -11 जूल्स। सबका यही आ रहा है, 9 इंटू 10 की पावर -11 जूल्स। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर। 9 इंटू 10 की पावर -11, सबका यही आ रहा है क्या? 30 के आसपास आना चाहिए ना, 6 6 या 36। अच्छा, इंटू 5 ही किया है। 9 इंटू 10 की पावर -11 जूल्स, यही आ रहा है क्या सबका? एक बार चेक कर लो। बहुत बढ़िया, चलो
मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते अपन। सपोज करो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, एक कैपेसिटर आपको दिया है, सपोज अ कैपेसिटर इज गिवन, अ कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफेरेड। एक कैपेसिटर आपको दिया है, इसका कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड, एंड चार्ज टू 500 वोल्ट। इसको हमने चार्ज कर दिया 500 वोल्ट से, 500 वोल्ट मान लो एक बैटरी लगा दिया, और इसको हमने चार्जिंग कर दिया 500 वोल्ट की बैटरी से, बराबर से इसको हमने चार्ज कर दिया। फिर हमने क्या किया, चार्ज करने के बाद इसको दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने इसको चार्ज किया, सपोज दिस इज योर कैपेसिटर 1, इसको चार्ज करने के बाद मैंने इसको दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये आपका पहला वाला कैपेसिटर है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसी सेकंड कैपेसिटर के साथ, जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेरेड। इसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेरेड, और इसका पोटेंशियल है 200 वोल्ट। ठीक है, इसको हमने 200 वोल्ट पे चार्ज किया और फिर कनेक्ट कर दिया, और इसको हमने 500 वोल्ट पे चार्ज किया फिर कनेक्ट किया। इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस है आपका 20 माइक्रोफेरेड, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 500 वोल्ट। ठीक है, दो कैपेसिटर्स आपको इस तरह से कनेक्टेड है। आप इस फिगर को भूल जाओ, आप ये वाले फिगर पे फोकस करो। दो कैपेसिटर्स आपके इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, एक के अक्रॉस आपका पोटेंशियल है 500 वोल्ट, उसका कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफेरेड। दूसरे के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट, और उसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेरेड। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया बेटा, व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ बोथ द कैपेसिटर्स। ये दोनों कैपेसिटर्स का कॉमन पोटेंशियल क्या अचीव होगा वो हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल अचीव बाय बोथ द कैपेसिटर्स। तो क्या हम निकाल सकते हैं कॉमन पोटेंशियल कितना होगा? यस, क्या हम कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना होगा? सब लोग ट्राई करोगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल अचीव बाय बोथ द कैपेसिटर्स? हाँ, किसका आंसर आ गया? जल्दी से ट्राई करो, फटाफट आंसर बताओ कितना आ रहा है, कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा? कॉमन पोटेंशियल के क्वेश्चंस को दिमाग में रखने के लिए आपको एक कंसेप्ट ये पता होना चाहिए। आप देखो, जब आपका पानी फ्लो करता है तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करता है ना? वैसे ही आपकी हीट फ्लो करती है, वो भी हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है। तो वैसे ही जो आपका चार्ज होता है वो भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। ठीक है, तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। चार्ज आपका तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल आपका सेम नहीं हो जाता। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में हमेशा रखना। चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है।
ठीक है, तो बताओ कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा है? सबको निकालना है बेटा ये। अरे आप चार्ज कंजर्वेशन लगा दो ना, सिंपल तो है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका पोटेंशियल है V1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका पोटेंशियल है V2। तो देखो चार्ज कंजर्वेशन क्या बोलता है कि इनिशियली जो इसके पास चार्ज था, इनिशियल कितना चार्ज था इसके पास C1 V1, इनिशियल चार्ज इसके पास कितना था C2 V2। फाइनली जब हमने दोनों को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो फाइनल चार्ज इन दोनों के पास कितना हो जाएगा? पैरेलल में कनेक्टेड है तो सीरीज का इक्वेशन लगाओगे C1 प्लस C2 और कॉमन पोटेंशियल कितना अचीव कर लेगा ये V। तो यहाँ से आपको कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बस आ गया आपका आंसर ख़त्म। दिस इज़ योर आंसर। C1 का वैल्यू हमें पता है, देखो इधर V1 का वैल्यू पता है, C2 का वैल्यू पता है, V2 का वैल्यू पता है। जैसे हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, लगाया वो तो भी नहीं आ रहा आंसर, यही तो लगाना है बेटा, और क्या करना है। ये इक्वेशन लगाओ, आपका आंसर कैसे नहीं आएगा? अपने आप आ जाएगा। देखो यूज दिस इक्वेशन, इक्वेशन लगा के देखो कितना आंसर आ रहा है। सबका सेम आंसर आना चाहिए। अब जल्दी से आंसर फाइंड करके बताओ मेरे को। बस आज हम कैपेसिटर को कंप्लीट कर देंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम इवनिंग क्लास में आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे, दैट इज़ योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इवनिंग क्लास में आपका चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर देंगे, तो सब लोग इवनिंग क्लास भी अटेंड करें, है ना। चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट कर देंगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे। हाँ, आंसर निकला सबका? सॉल्व तो करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करो फटाफट। चार 400 वोल्ट आ गया, चलो बहुत बढ़िया, सबका आ गया 400 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल विल बी 400 वोल्ट। यस, करेक्ट आंसर, 400 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सबका 400 वोल्ट आ जाना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अब इस चैप्टर का एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज योर वेन डी ग्राफ जनरेटर, है ना। इसको भी हम कवर कर ही देते हैं। ये शायद मैंने आपको सेल्फ स्टडी में दे दिया था, कितने बच्चों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पढ़ा देते हैं क्योंकि सिलेबस में तो है ही आपके, है ना। सिलेबस में है ना, ये डिलीट तो नहीं किया ना ये वाला पार्ट, वेन डी ग्राफ जनरेटर वाला पार्ट आपके सिलेबस में है ना। मेरे ख्याल से डिलीट नहीं हुआ है। हाँ देख लो एक बार, वैसे तो है सिलेबस में। और हमने साइक्लोट्रॉन इतना अच्छे से पढ़ा था, साइक्लोट्रॉन इन्होंने डिलीट कर दिया आपके सिलेबस से, पता है। साइक्लोट्रॉन पे इतनी मेहनत करी थी अपन ने, साइक्लोट्रॉन इन्होंने आपके सिलेबस से ही हटा दिया। कोई बात नहीं, लेकिन जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा साइक्लोट्रॉन में। जो लोग नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको साइक्लोट्रॉन जो हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट उसका ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि हमने ऐसे ही फालतू में कोई चीज़ पढ़ी।
जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो सब का सब आपको बेनिफिट ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाए। चलो, मेरे ख्याल से वेन डायग्राफ आपका डिलीटेड नहीं है। हाँ सर, ये टॉपिक कहाँ है? वेन डायग्राफ जनरेटर आपका है, एनसीईआरटी बुक खोलो सब लोग। एनसीईआरटी में पेज नंबर, वेन डायग्राफ जनरेटर आपको बता देता हूँ, लास्ट क्लास का टॉपिक है ना। इसके बाद हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका लास्ट का टॉपिक है। पेज नंबर आ जाओ आप, कौन सा पेज है ये? 84, 83, 84, पेज नंबर 83 एंड पेज नंबर 84। एनसीईआरटी का पेज नंबर 83 एंड पेज नंबर 84 मिल गया सबको? सब लोग अपनी एनसीईआरटी खोलो फटाफट। पेज नंबर 83 एंड पेज नंबर 84। बोर्ड्स में नहीं है ये आपका टॉपिक, डिलीट हो गया है क्या? पक्का है? एक बार ध्यान से चेक कर लो इसको। ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर देते, नहीं तो इसको भी हम रिवीजन करेंगे। अगर बोर्ड्स में डिलीट नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, एक बार आप फिर भी चेक कर लेना इसको। जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी वो डिलीटेड में नहीं था। एक बार आप सभी चेक कर लो फटाफट, वेन डायग्राफ जनरेटर आपका क्या डिलीटेड में है कि नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिर हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चेक करके जल्दी बताओ बेटा, ऐसे मत करो, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा फिर आपको। बाद में बोलना मत सर हमें पढ़ा दिया। हाँ, फिर मैं पढ़ा दूंगा, एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा आपको। नीट एंड मोर इंफॉर्मेशन में दिया है। जल्दी से बताओ ना बेटा, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? देखने में भी इतना टाइम लगाते हो। नहीं है? अब एक जन बोल रहा है नहीं है, दूसरा जन बोलता है। बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे हुए। खाली बोल रहा हूँ, देख के जल्दी से बताओ। चैप्टर नंबर 2 है सर, बोर्ड में है। हाँ चलो, बोर्ड में है तो फिर पढ़ लो, डिलीट नहीं है ये टॉपिक। हाँ चलो फिर, ये मैंने आपको सेल्फ स्टडी में दिया था अगर आपको याद हो तो, लेकिन बहुत बच्चों ने इसको स्टडी नहीं किया हो, तो कोई बात नहीं, अब आप पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाए, फिर आप लोग सोचने लग जाओ वेट सर ने तो हमें पढ़ाया नहीं और क्वेश्चन इस पे आ गया। इससे अच्छा इसको भी कवर कर ही लेते हैं अपन, अपने पास टाइम है तो इसको भी कवर कर लेते हैं अभी, है ना, रिविजन वाले पार्ट में। ठीक है, चलो आ जाओ। वेन डायग्राफ जनरेटर को समझने से पहले आपको एक दो चीज़ें को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला जो प्रिंसिपल है, आपका वो ये है, आप लोग कंफर्म कर लेना जो भी है, मतलब डिलीटेड है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो पढ़ा देता हूँ आपको, ताकि आप लोग ये ना बोलो सर पढ़ाया नहीं था। चलो पहला पार्ट ये आपका, इसको आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल आपका है कोरोना डिस्चार्ज। इसको समझने से पहले आपको एक दो प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा, जिसमें से पहला प्रिंसिपल है आपका कोरोना डिस्चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय कोरोना डिस्चार्ज? ये क्या चीज़ होती है? तो जैसे सपोज करो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया था, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। सपोज करो आपके पास एक स्फीयर है और उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है Q, ठीक है। एक स्फीयर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? Q।
तो हम इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, वैसे चार्ज पर यूनिट एरिया इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब अगर मैं किसी तरह इस रेडियस को बहुत छोटा करते जाऊं, सपोज करो अभी इसका रेडियस है आर, अब मैं इसके रेडियस को अगर बहुत छोटा करते जाऊं, बहुत छोटा करते जाऊं, बहुत छोटा करते जाऊं, तो मेरा सिग्मा का वैल्यू जो है वो बहुत इंक्रीज होते जाएगा। सिग्मा का वैल्यू क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे आप रेडियस को छोटा छोटा करते जाओगे वैसे वैसे आपका सिग्मा का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, सिग्मा का वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे आप रेडियस को छोटा करते जाओगे। रेडियस को जैसे जैसे छोटा करते जाओगे वैसे वैसे आपका सिग्मा का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। तो अब इसमें क्या हुआ, सपोज करो आपका कोई पॉइंटेड एंड आ गया। पॉइंटेड एंड का तो पता ही आपको, रेडियस बहुत छोटा होता है। ऐसे आपके अगर शार्प एंड्स आ गए इस तरह के जब शार्प एंड्स आ जाते हैं तो इसका अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, इसका तो कर्वेचर कितना छोटा है, देखो सबसे छोटा रेडियस आपका होता है शार्प एंड्स का। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो कितना छोटा है। सी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस शार्प एंड्स, है ना। तो इस शार्प एंड्स का जो रेडियस होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इसकी वजह से जो चार्ज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। चार्ज जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं इस पॉइंट्स पे। इतने ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, इतने ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, इतने ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि रेडियस बहुत कम है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इतनी ज़्यादा जब आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है तो ये इसकी सराउंडिंग की जो एयर होती है उसको इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं। इसकी सराउंडिंग की जो एयर होती है, जो मीडियम होता है, इस एयर को या इस मीडियम को ये इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं। एक बार आपका मीडियम इलेक्ट्रीफाई हो गया तो ये आपका चार्ज जो है वो यहाँ से लीक करने लगता है। चार्ज यहाँ से लीक होने लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है चार्ज की कि चार्ज आपका लीक होने लग जाता है। और जब आपका चार्ज लीक होने लग जाता है तो इसी को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इसी को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। जब आपका चार्ज बहुत ज़्यादा लीक होने लग जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। सबको समझ आया ये पॉइंट? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपके पॉइंटेड एजेस होते हैं, पॉइंटेड एजेस, वहाँ पे आपका रेडियस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। रेडियस कम होने की वजह से आपकी जो चार्ज की डेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एयर को इलेक्ट्रीफाई कर देती है। और जब आपका मीडियम इलेक्ट्रीफाई हो जाता है तो आपका चार्ज वहाँ से डिस्चार्ज होने लगता है। और जब चार्ज डिस्चार्ज होने लगता है तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, अब यही प्रिंसिपल का हम यूज़ करते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर में। पहला प्रिंसिपल तो ये हो गया आपका कोरोना डिस्चार्ज। वेन डी ग्राफ जनरेटर को समझने से पहले आपको ये दो प्रिंसिपल्स आने चाहिए। फर्स्ट इज़ योर कोरोना डिस्चार्ज एंड योर सेकेंड प्रिंसिपल इज़ दैट, सेकेंड प्रिंसिपल आप सबको पता है कि जब भी हम किसी हॉलो कंडक्टर को चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, जब भी हम किसी हॉलो कंडक्टर को चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं, ये आपका हॉलो कंडक्टर है और सपोज़ करो इसको मैंने चार्ज दे रहा हूँ, जो भी मैं इसको चार्ज देता हूँ वो सारा का सारा इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये तो हमें पता ही है सबको, सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये दो फंडामेंटल्स अगर आपको पता है तो आपको वेन डी ग्राफ जनरेटर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो अब इसका प्रिंसिपल तो आपको समझ आ गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखो किस तरह से होता है, वेन डी ग्राफ में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो वेन डी ग्राफ जनरेटर में आपका बहुत बड़ा एक ऐसा कंडक्टर होता है हॉलो, ये हॉलो कंडक्टर होता है आपका। इसके अंदर ऐसी पुली लगी होती है,
ठीक है, ये कंडक्टर को मैं ड्रॉ कर दूं तो अच्छा रहेगा। इस तरह का आपका होलो कंडक्टर रहता है। और यहाँ पे आपकी पुली ऐसे रहती है, और ये पुली जो है इस पे एक बेल्ट लगी होती है, इस तरह की एक बेल्ट लगी होती है। और ये दूसरी पुली से कनेक्टेड होती है। दो पुलीज होती हैं, दिस इज पुली 1 एंड दिस इज पुली 2। ठीक है, दिस इज योर पुली 1, दिस इज योर पुली 2। अच्छा, यहाँ पे आपकी एक कॉम्ब लगी होती है, इस तरह की एक कॉम्ब होती है। जिसके बहुत ही शार्प एजेस होते हैं ना, और ये आपका एक हॉलो कंडक्टर के साथ कनेक्टेड रहती है। इस तरह की एक कॉम्ब होती है जो यहाँ पे इस तरह कनेक्टेड होती है। इसके अलावा दूसरी कॉम्ब यहाँ पे होती है जो सेकेंड पुली के पास होती है। एक कॉम्ब आपकी यहाँ पे होती है जो सेकेंड पुली के पास कनेक्टेड होती है। और ये वाली जो कॉम्ब है आपकी, ये हाई टेंशन सोर्स से कनेक्टेड होती है। दिस कॉम्ब इज कनेक्टेड टू योर हाई टेंशन सोर्स। मतलब एक तरह की बैटरी आप मान लो, हाई टेंशन बैटरी होती है यहाँ पे, जिसका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये आपका कनेक्टेड होता है अर्थ के साथ। ठीक है, इस तरह का आपका कंस्ट्रक्शन होता है। अब ये पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, इसको हम ऐसे शील्ड करके रखते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये आपका यहाँ से शील्डेड रहता है पूरा। यहाँ से आपका ये पूरा ऐसे एक डब्बे में ऐसे पैक रहता है, मतलब शील्ड करके इसको हम रखते हैं। ये पूरा शील्डेड आपका पार्ट रहता है। इस तरह का इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये पूरा हमने ऐसे शील्ड करके रख दिया। तो ये तो आपका हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें? एक हॉलो कंडक्टर होता है, उसके अंदर ऐसे पुलिस कनेक्टेड होते हैं बेल्ट के साथ। ये जो बेल्ट होती है नायलॉन बेल्ट होती है। बेल्ट कौन से मटेरियल की बनी होती है? नायलॉन के मटेरियल की बेल्ट बनी होती है। ठीक है, जो बेल्ट आपकी होती है नायलॉन का मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, सबको कंस्ट्रक्शन समझ आ गया इसका? इसके अलावा इसमें क्या होता है, इस हॉलो कंडक्टर में यहाँ पे हमने एक सोर्स रखा होता है जिसको हम यूज़ करते हैं बाद में हिट करने के लिए। यहाँ पे एक सोर्स हमने रखा होता है। ये सोर्स आपका टारगेट से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आपका टारगेट रहता है। ये सोर्स जो है आपका ऐसे टारगेट से यहाँ कनेक्टेड रहता है। सपोज करो यहाँ पे आपका एक टारगेट है, ये आपका सोर्स होता है और ये आपका टारगेट होता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वैन डी ग्राफ जनरेटर का यूज़ कहाँ पे होता है ना। उसके बाद आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ आएगा अच्छे से। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर का यूज़ जो होता है जनरली बम्बार्डिंग कराने में होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है आपकी, जहाँ पे हमें बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स को हम बम्बार्ड कराते हैं न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस को हमें बम्बार्ड कराना है बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल के साथ। तो उसके लिए हम इस वैन डी ग्राफ जनरेटर का यूज़ करते हैं। इस पार्टिकल को इतनी ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं, इसके अक्रॉस इतना हाई पोटेंशियल हम क्रिएट करते हैं 10 की पावर 6 वोल्ट्स का। इतना ज़्यादा हम हाई पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, और उस हाई पोटेंशियल की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और वही काइनेटिक एनर्जी से जब ये पार्टिकल आपका न्यूक्लियस को हिट करता है तो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो जाती है। ठीक
ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये प्रिंसिपल आपका एप्लीकेबल है, जहाँ पे आपको पोटेंशियल इतना ज़्यादा हाई पोटेंशियल आप क्रिएट करते हो इस हॉलो कंडक्टर में कि आपके जो सोर्स पार्टिकल्स है उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और वो सीधा अपने टारगेट को हिट करते जाके, ठीक है। तो ये तो इसका प्रिंसिपल है। अब इसकी वर्किंग को हम समझेंगे बड़े अच्छे से इवनिंग वाली क्लास में, ठीक है। अभी आपका टाइम इधर ख़त्म हो गया, अब इवनिंग वाली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ, मैंने देख लिया टाइम आपका ऊपर हो चुका है। इवनिंग वाली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट यू इन द इवनिंग क्लास।